हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, इसके पहले लेक्चर में आप सब लोगों ने पढ़े थे साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आज फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे साइंस के बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। तो जो भी बच्चे सोए हुए हैं वो नींद से जाग जाएं। सोए हुए से मतलब मेरा है कि जो बच्चे अभी पढ़ाई के नशे में नहीं है, जिन पे पढ़ाई का नशा नहीं सवार है, एक जुनून में नहीं है, जोश में नहीं है, वो सभी एक जुनून में आ जाएं। बेस्ट स्टडी के लिए खुद को थोड़ा सा क्रेजी बनाना पड़ेगा। तो बच्चों, फटाफट से तैयार हो जाइए हमारे साथ और जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कराने वाले हैं साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। और आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, आप मेरे साथ अगर ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा से पहले हम साइंस के इतने सारे क्वेश्चंस करवा देंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो आपको ना पता हो और बोर्ड परीक्षा में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट और तैयार हो जाइए। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपसे पूछा है किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक व आकार में कुछ छोटा बनेगा। इसमें आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि उत्तल, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, इसने हमसे पूछा है कि उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक व आकार में छोटा। उसने देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। उसने पूछा कि आपका जो दर्पण है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है, वो वास्तविक बनाता है और कुछ छोटा बनाता है। कैसा बनाता है? कुछ छोटा बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे बच्चे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आपका जो भी उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो देखिएगा ये हमारा कैसी इमेज बनाता है। देखिएगा, तो हमने आपको बताया था कि ये जो उत्तल दर्पण आपका है ये हमेशा ही आपकी जो इमेज बनाता है वो कैसी होती? आभासी। कैसी होती है? आभासी होती है। और कैसी इमेज होती? सीधी। कैसी होती है? सीधी इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? सीधी इमेज होती है। ठीक है, तो अब उत्तल दर्पण तो आपका आभासी और सीधी इमेज बनाता है, तो उत्तल दर्पण तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपके जिस दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है तो वो दर्पण उसका वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण तो आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका उत्तल दर्पण तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आपके हम बात करते हैं समतल। किसकी बात करते हैं? समतल दर्पण की। देखो, समतल दर्पण आपका क्या होता है? तो हमने समतल दर्पण को भी आपको बताया था कि आपका जो समतल दर्पण है ये भी आपका क्या करता है? हमेशा ही आभासी और सीधी इमेज बनाता है। कैसी? और हमने एक बात और बताई थी कि जहां पे आपका आभासी प्रतिबिंब आए वहां पे हम सीधा लगा देंगे। मतलब आपका आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा ही होता है। क्या होता है? आपके जो भी प्रतिबिंब आभासी होंगे वो सारे प्रतिबिंब आपके क्या होंगे? सीधे होंगे। और जो भी प्रतिबिंब आपके वास्तविक होंगे वो क्या होंगे? उल्टे होंगे। तो यहाँ पे जो आपका समतल दर्पण है ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल तो सीधा आभासी बनाता ही है, आपका समतल भी बनाता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब। और इसमें एक खास बात और है कि ये जो भी प्रतिबिंब बनाएगा ये वस्तु के बराबर बनाएगा, वस्तु के आकार के बराबर बनाएगा। क्या बनाएगा? वस्तु के आकार के बराबर बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु के आकार के बराबर बनाएगा। मतलब आपका जो समतल दर्पण है ये जब भी इमेज बनाएगा तो ये वस्तु के आकार की ही इमेज बनाएगा। अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं, अवतल दर्पण की। तो हमने आपको अवतल दर्पण के बारे में भी उस दिन बताया था कि आपका अवतल दर्पण जो है, तो अब यहाँ पे जो अवतल दर्पण आपका है ये हमेशा ही कैसे प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक। हालांकि हमेशा नहीं कह सकते क्योंकि एक कंडीशन में ये आभासी इमेज भी बनाता है, लेकिन ज्यादातर केस में ये हमेशा क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कैसी होती है? उल्टी। अभी हमने तो होता है कैसी होती है? उल्टी इमेज होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा भी बनाता है, कभी छोटी बनाता है। ठीक है,
तो ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा भी बनाता है, कभी छोटा भी बना देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो अवतल दर्पण है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमारे क्या होते हैं, उल्टे। क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। हाँ, एक कंडीशन है जब ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी। वो कंडीशन आपको बता चुके हैं पहले क्लास में। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास फटाफट से देख लीजिएगा, और वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो फिर यहाँ पे देखिएगा आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है, दूसरे नंबर वाला जो आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और कुछ छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लास के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो पहली क्लास का वीडियो आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा, और वहां पर भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए हैं। तो बच्चों आप लोग इसका आंसर जान चुके हो। तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। क्वेश्चन नंबर आपसे 2। ये क्या पूछा है, देखो इसने पूछा कि आपका एक लेंस है। क्या है, लेंस है। यहाँ पर उसने लेंस का नाम भी नहीं बताया, यहाँ पर उसने जो है लेंस का नाम भी नहीं बताया। उसने ये आपसे कहा है कोई भी आपका लेंस है, कोई भी आपका लेंस है, तो उससे जितनी दूरी पे वस्तु रखी है, जितनी दूरी पे वस्तु रखी है, तो मान लेते हैं कि वस्तु की दूरी हमारी क्या है, वस्तु की दूरी यहाँ पे हम सपोज करते हैं हमारी u है। क्या है, u है। वस्तु की दूरी को u से ही तो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि वस्तु की दूरी, जो वस्तु रखी है वो लेंस से कितनी दूरी पे रखी है, तो हमने माना है कि जो भी वस्तु रखी है वो लेंस से u दूरी पे रखी है। और तो इस क्वेश्चन का कहना है कि जो लेंस है तो जितनी दूरी पे वस्तु रखी है तो वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनाता है। मतलब वस्तु लेंस से जितनी दूरी रखी है तो उससे 3 गुनी दूरी पे उसकी इमेज बनती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो प्रतिबिंब की दूरी होगी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बच्चा, प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम v से लिखते हैं, v से। तो v कितना होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी जो v होगी वो इस वस्तु की दूरी की 3 गुनी होगी। मतलब इसमें हम 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें। क्या कर दें, 3 से गुणा। गुनी मतलब गुणा ही तो होता है, 3 गुनी होती है। अच्छा, लेंस के लिए अगर हम निकालें आवर्धन, किसके लिए, लेंस के लिए, ध्यान रखना। अगर लेंस के लिए निकालें हम लोग आवर्धन, क्या निकालें, आवर्धन। तो आवर्धन हमारा क्या होता है, आवर्धन हमारा होता है, इसे हम लोग m से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m से। तो ये क्या होता है, m इक्वल टू v अपान में u होता है। क्या होता है, v अपान में u। तो देखिएगा बच्चा, तो v हमारा यहाँ पे कितना है, 3u। कितना है, 3u। u तो हमारा u ही है, तो u से u हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आवर्धन कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा कि उसका आवर्धन कितना होगा, 3। कितना होगा, उसका आवर्धन होगा 3। आवर्धन से मतलब होता है कि वस्तु की अपेक्षा में प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले क्लास में आपसे पूछा था कि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को देना है। तो यही आपका वो क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा का उसने क्या पूछा आपसे, मात्रक। क्या पूछा, विद्युत धारा का आपसे पूछा है मात्रक। क्या पूछा, विद्युत धारा का मात्रक पूछा है। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो बच्चों इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे, विद्युत धारा को हम लोग जो है आई से डिनोट करते हैं। आई से स्मॉल आई भी लिखते हैं, कभी कभी हमारा इसे कैपिटल आई भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज ना होना।
विद्युत धारा को I से नोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अच्छा, जब हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी तो वहां से इसकी परिभाषा से हमने एक फार्मूला बनाया था कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T हमारा होता है, जहां पे Q हमारा क्या है? चार्ज है, और T क्या है? हमारा समय है। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? हमारा कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और समय का मतलब हमारा क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहां से इसका एक मात्रक और हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? तो देखिएगा बच्चा, यहां से इसका मात्रक एक और हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। अगर आपका इस तरीके से लिखा हो तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड होगा, और इसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश है अथवा अदिश है, तो आप लोग इसका आंसर क्या बताएंगे? अदिश राशि। क्या बताएंगे? अदिश राशि। ठीक है, विद्युत धारा आपकी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसका एक और मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, और जिसे हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। तो देखा डियर, तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको एक क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन और भी करा दिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इसका आंसर जान चुके होंगे। आपसे पूछा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। आपसे ये पूछा है कि अवतल लेंस जो है उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, द्वारा बना प्रतिबिंब। ध्यान देना आप लोगों को। इसकी इमेज हम तुम्हें ड्रा करके भी हम बताएंगे कि कैसे। देखो, ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस हमने बना दिया है, जो क्या है? किनारों पे मोटा है, बीच में क्या हमारा? पतला है। ठीक है, ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है। ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब सपोज करो यहां पे एक वस्तु रखी है। ठीक है, ये वस्तु आपकी क्या है? ए बी। क्या है? ए बी रखी है। तो क्या होगा? एक जो किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। कैसी जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और अवतल लेंस से इसका जैसे ही अपवर्तन होगा तो ये फैल जाएगी, बाहर की ओर क्या होगी? मुड़ जाएगी। बाहर की ओर क्या होगी? मुड़ जाएगी इस तरीके से। ठीक, और एक जो किरण है वो जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, सी से लिखते हैं। अब अगर क्या करें, इस किरण को हम पीछे बढ़ाएं, इस वाली किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं यहां कहीं पे हमारी कट करेगी। तो जहां पे ये किरण कट करेगी वहीं पे क्या होगी? हमारी इमेज बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, इस किरण को हमने पीछे बढ़ाया है, ये पीछे आएगी नहीं। उधर से जब देखेंगे तो लगेगा कि वो वाली किरण है इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी आभासी किरण, ये आपकी जो किरण है आभासी किरण हो गई। यहाँ पे रियल आपकी जो किरण है ये रियलिटी में यहाँ पे इंटरसेप्ट इसे नहीं करेगी, ये आपकी क्या है? आभासी किरण। तो यहाँ पर ये आभासी रूप से काट रही है, तो आपका जो अवतल लेंस है ये कैसी इमेज बनाता है? आपको आभासी कैसी इमेज बनाता है? तो अब ये देखिए इमेज कैसी है? आपकी मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी है और मुख्य अक्ष के ऊपर ही आपकी जो है इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कि आपकी इमेज कैसी? सीधी है ना? आपकी इमेज जो है कैसी है? सीधी है ना? इमेज जो है आपकी ये सीधी है और कैसी है? क्योंकि ये किरण आपकी आभासी रूप से काट रही है तो इमेज आपकी कैसी होगी? आभासी। कैसी होगी? आभासी होगी। कैसी होगी? आपकी आभासी होगी। और एक बात आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी यहाँ पे हमारी इमेज बनी है ये वस्तु से क्या है? छोटी। क्या है? वस्तु से छोटी है। क्या है? छोटी।
तो हमारा जो अवतल लेंस है वो हमेशा ही आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी इमेज बनाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, आभासी, सीधा व छोटा। वहां पे प्रतिबिंब लिख रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो क्या है? थर्ड, आभासी, सीधा व छोटा। तो आप लोगों को हमने यहाँ पे अवतल लेंस के द्वारा इमेज ड्रा करके भी दिखा दिया कि आप लोग इमेज भी कैसे से ड्रा करेंगे, स्केल से ड्रा करेंगे तो बहुत अच्छा आपका बन जाएगा। यहाँ पे हमने बिना स्केल का यूज किए बनाए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अवतल लेंस जो आपका है वो हमेशा ही आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, नेत्र लेंस पर। तो देखिएगा, जब कोई वस्तु, जब हमारी आंख में कोई दोष नहीं होता है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आपसे पूछा है कि जब दूरदृष्टि दोष हो, क्या हो? आपसे पूछा है कि दूरदृष्टि दोष हो। ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? आंखों का वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी आंख में कोई दोष नहीं है, अगर हमारी आंख में कोई दोष नहीं है बच्चा, तो वो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जिस वस्तु को हम देखेंगे उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो रेटिना पे बनेगा। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो वही प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, मतलब रेटिना के आगे बनता है, जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अच्छा, जब दूरदृष्टि दोष होता है तो वही प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे बनता है। तो अब आप लोग इसका आंसर जान चुके होंगे, क्योंकि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? रेटिना के पीछे। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला है, रेटिना से पीछे। क्या है? रेटिना से पीछे। अब अगर आपसे पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो आप लोग उसका आंसर क्या बताओगे? रेटिना से आगे। क्या बताओगे? रेटिना से आगे। और दूरदृष्टि दोष में रेटिना से पीछे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जान गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु, देखिएगा, बिजली के जो बल्ब होता है, बल्ब का तंतु पूछा, बल्ब का तंतु पूछा है आपका, किससे बना होता है तंतु? इसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट इसे बोलते हैं। देखिएगा, सब लोगों ने अपने घर में वो बल्ब देखा होगा जो वही 100 वाट का होता है, 200 वाट का भी आता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या स्प्रिंग सी लगी रहती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है स्प्रिंग बल्ब देखा होगा। तो सब लोगों ने बल्ब देखा है, जैसा कि बल्ब आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली स्प्रिंग, देखिएगा, ये वाली स्प्रिंग जो आपको दिखाई पड़ रही, ये जो आपकी स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग को ही बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रिंग आपकी जो है काहे की बनी होती है, यही आपसे पूछा है कि बिजली के जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है, तंतु मतलब काहे से बना होता है। तो आपका जो ये तंतु है, ये आपका बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ध्यान रखिएगा, आपका ये जो है टंगस्टन का बना होता है। और इसका अगर कभी गलनांक पूछे, क्या पूछे? इसका गलनांक, तो इसका जो गलनांक होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही उच्च इसका गलनांक होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी तो ये यहाँ पे जो है हमारी स्प्रिंग इतनी तप्त और लाल लाल हो जाती है, जलती रहती है। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि जैसे इसका टेम्परेचर 2100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचता है इस स्प्रिंग का, तो क्या होती है, ये स्प्रिंग हमारी पिघलने लगती है और ये बल्ब का जो कांच होता है ना, इसके साइड में ये चिपकने लगती है, जिससे क्या होता है, बल्ब का प्रकाश हल्का सा धुंधला हो जाता है। तो अब आप लोग समझ गए कि हमारा जो बल्ब है इसका तंतु काहे बना होता है?
टंगस्टन का बना होता है। इसका अगर गलनांक पूछे तो गलनांक कितना होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तभी तो ये इतनी तप्त हो जाती है और फिर भी हमारी जो है ये बिल्कुल स्प्रिंग लाल होकर जलती रहती और हमें प्रकाश देती है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा हो, आपसे पूछा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। देखिए यहाँ पे क्या आपसे क्या दे रखा है, आपको जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। आपको दे रखा है सेल का विद्युत वाहक बल्ब दे रखा। इसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल ई से, ईएमएफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसे ईएमएफ बोलते हैं, ई से लिखते हैं। तो ई हमारा कितना यहाँ पे है 1.5 वोल्ट, कितना है 1.5 वोल्ट है, ठीक है। और कह रखा कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है, तो देखिएगा यहाँ पे बच्चा हम लोग आंतरिक प्रतिरोध जो है इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा दे रखा है 3 ओम, क्या दे रखा है 3 ओम। तो ये सेल से कितनी धारा प्राप्त होगी, हमसे धारा पूछी है। तो हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग धारा निकालेंगे आई, तो हमारा ये इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ई अपान में आर होता है। क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आई इक्वल टू वी अपान आर होता है ना, वैसे ही हमारा यहाँ पे जब सेल से धारा की बात आएगी तो क्या होगा आई इक्वल टू ई अपान स्मॉल आर, जहां पे आर क्या होता है, स्मॉल आर क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो देखिएगा डियर यहाँ पे हमारा ई दे रखा है 1.5 वोल्ट, ठीक है। और हमारा ये स्मॉल आर कितना है 3 होता है, कितना है 3। तो अच्छा ऊपर 1.5 मतलब ऊपर हमारे 1.5 मतलब कितना दे रखा है 1.5, कितना दे रखा है, इसे जब काटेंगे तो कितना होगा 1.5 दूना 3 होता है, कितना देगा 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है हमारा 0.5, ठीक। तो ये हमारी धारा, इसका मतलब क्या होता है एम्पियर होता है। तो आई हमारा कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा वाला है। क्या है, दूसरा वाला इसमें ऑप्शन नंबर है। वहां पे आपको लिखा 0.5 ए मतलब क्या है एम्पियर। एम्पियर जब लिखते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में तो उसे ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। 0.5 एम्पियर है, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या है। देखो तो देखिएगा माय डियर, यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि अवतल लेंस, क्या बोल रखा है अवतल लेंस है आपका, इसकी फोकस दूरी कितनी है, ये बच्चा इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी लिखते हैं, फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एफ से ज्यादा लिखो। तो स्मॉल एफ कितना आपका 5 मीटर। अब देखिए बच्चा यहाँ पे है, हमने आपको पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि आपको अवतल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती, निगेटिव लिखी जाती। क्या होती है, निगेटिव लिखी जाए। जब भी हम सॉल्यूशन करें, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है उसे हम निगेटिव साइन के साथ में ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या ले लेंगे -5 मीटर। अब आपसे क्या पूछी, इसकी क्षमता क्या पूछी, इस लेंस की क्षमता पूछी। क्षमता को बोलते हैं पावर और लिखते हैं इसे पी से, ठीक है। तो आपको इससे क्षमता पूछी है, देखिएगा। तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f फोकस दूरी। जब आपकी फोकस दूरी मीटर में हो, ध्यान रखिएगा, जब आपकी फोकस दूरी मीटर में हो तो रखेंगे 1/f, जहां पे फोकस दूरी क्या होगी आपकी मीटर में, किस में होगी, मीटर में। अच्छा, अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो आप इस तरीके से कर लेंगे 100 बटे फोकस दूरी। अब फोकस दूरी आपकी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, ठीक है, ध्यान रखना। आपको अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है
तो मीटर में नहीं बदलना है, आप सीधे इस वाले फार्मूले का यूज कर दीजिएगा। और अगर आपकी फोकस दूरी मीटर में है तो आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज कर देंगे, आपको चेंज नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चा आपकी जो फोकस दूरी है मीटर में दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला जो है यूज कर देंगे, इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चा, फोकस दूरी आपकी कितनी है, माइनस में 5 मीटर, तो क्या होगा 1/-5। अच्छा, प्लस माइनस का जो भाग है वो क्या आता है, आपका माइनस में आता है। अच्छा, एक को जब भाग करेंगे 5 से कितना आएगा बताओ, तो पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ पे 0 बनाएंगे, होगा 10, 5 दूना 10, तो क्या होगा, तो इससे पहले हम 0 लगा देते हैं ना, 0.2। अच्छा, क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर ने उस दिन बताया था, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कैपिटल डी। क्या लगा देंगे, कैपिटल डी। क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल डी से नोट करते हैं, और क्षमता हमारी हमेशा प्लस या फिर माइनस चिन्ह के साथ में ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है, माइनस में 0.2 डी, आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहो से मेरे साथ, आपको कराएंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है, सबकी टीवी में लगा होता है, आपके घर के, क्या पूछा कि आपके घर की जो टीवी है, उस आपके घर की जो टीवी है उसमें एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, और वो जो इंडिकेटर है वो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। तो इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है, उसमें आपको वोल्टेज दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, उसमें वोल्टेज कितना दे रखा है, 0.75 वोल्ट, कितना दे रखा है, 75 वोल्ट दे रखा। ठीक है, और इसमें करंट तो वो 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। तो 100 मिली एम्पियर लगा है ना, तो ये आपका धारा का मतलब होता है। तो यहाँ पे धारा कितनी आपकी वो ले रहा है, I इक्वल टू आपके कितनी है, 100 मिली एम्पियर, कितना है, 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसने पूछा है कि इसकी शक्ति क्या होगी, क्या पूछा, इसकी शक्ति क्या होगी। तो देखिएगा बच्चा, यहाँ पे शक्ति को हम लोग लिखते हैं P से, किससे लिखते हैं, पावर यूज क्या होती, शक्ति होती। ठीक है, अच्छा ये उसने हमसे पूछी है, ध्यान दीजिएगा। आपकी 100 मिली एम्पियर में से हम लोग क्या कर लेंगे जानते हो, इसे बना लेंगे एम्पियर में, तो हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात माइनस में 3 एम्पियर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा P इक्वल टू, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शक्ति का मात्रक हमारा क्या होता है, शक्ति का फार्मूला भी हमारा क्या होता है। देखिएगा, तो शक्ति का फार्मूला हमारा क्या होगा, VI। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो फटाफट से जाएं और पहला लेक्चर देख लें, तो वहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वो सारे आप क्वेश्चन आप लोग जान जाओगे और वहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो आपको ये वाला जो आप पार्ट पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने में समझने में बहुत ही आपको आसानी रहेगी। ठीक है, इसको पढ़ने और समझने में बहुत ही आपको आसानी रहेगी। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि शक्ति, आपसे पूछा कितनी शक्ति होगी ना, तो शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, हमारा VI होता है। क्या होता है, हमारा VI होता है। आप देखो हमारा V कितना है, 0.75। ओके, पता है यार, रख दो यहाँ पे I की वैल्यू उठा के बच्चा यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 100 गुणे 10 की घात माइनस में 3 रख दिया। ठीक है, आपको कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो बच्चा, इसके 2 जीरो, ये दशमलव के बाद जो आपके 7, 5 2 अंक लिखे हैं, तो क्या करेगा, आपका जो दशमलव है ना, ये इसके 2 जीरो खा जाएगा, तो जानते हो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7/5 गुणे 10 की घात माइनस में 3। और इसकी, और ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये पावर है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट होता है, ध्यान रखना। तो इसे हम लोग W से भी लिखते हैं, किसे लिखते हैं, W से। किसे लिखते हैं, W से। हमने लिख दिया W से। हिंदी में लिखेंगे तो वाट लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो W बना देंगे, इसका मतलब क्या होता है, वाट, कैपिटल W बना देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वाट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 10 की घात अगर -3 हटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 75 मिली वाट हो जाएगा। क्योंकि जहां पे आपका आ जाएगा मिली, तो 1 मिली बराबर बच्चा 10 की घात माइनस में 3 होता है। क्या होता है, 1 मिली में 10 की घात -3 होता है।
तो इसकी जगह ये हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने मिली कर दिया, तो हमारा क्या हो गया 75 मिलीवाट। तो इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला बिल्कुल क्या है राइट आंसर, 75 मिलीवाट आपका क्या है राइट आंसर बच्चा। तो आप लोग सीख गए क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या आपको होता है क्या, अरे लगे रहो ऐसे मदद करते रहो, आपको यार सब कुछ सिखा देंगे, सारा कुछ सिखा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, आपको दिखाई पड़ा अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच, चौथा है निर्वात। अब देखिए बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, देखिएगा यहाँ पे प्रकाश के वेग की बात हो रही, किसके प्रकाश के वेग की बात हो रही है बच्चा। तो प्रकाश के वेग को, तो यहाँ पर प्रकाश के वेग की बात है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा निर्वात में, ध्यान दीजिएगा निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है, ये आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, समझ गए। तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चा, ठीक है। अच्छा क्या होता है, जनरली जब हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस में, तो वायु में भी हम इतनी ही चाल लेते हैं प्रकाश की, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कि वायु या निर्वात में, क्या लिखते हैं वायु या निर्वात में, ठीक है। तो आपका जो प्रकाश का वेग है सबसे अधिक आपका निर्वात में होता है, क्या होता है निर्वात में आपका सबसे अधिक होता है, ठीक है। अच्छा वायु में भी हम लोग इतनी ही चाल प्रकाश की लेते हैं, लेकिन क्या होता है वायु में बहुत से ऐसे धूल, धुआं, मिट्टी आदि के जो कण होते हैं जो प्रकाश की गति को प्रभावित करते हैं, बट क्या है कि प्रकाश की गति को बहुत ही कम प्रभावित कर पाते हैं। मतलब प्रकाश की गति पर फर्क तो पड़ता है लेकिन बहुत ही कम, मतलब नगण्य मात्र का मान लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं वायु में भी प्रकाश की गति को इतना ही लेते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन वायु भी दे रखा है और निर्वात भी दे रखा है, क्या दे रखा है निर्वात भी दे रखा है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब बच्चा यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब अगर आपसे पूछा कि प्रकाश का वेग किसमें अधिक होगा, तो यहाँ पे हम निर्वात ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे निर्वात ही लगाएंगे। ध्यान देना, अगर निर्वात ना होता, आपका होता वायु है, जल है, ठीक है, कांच है, एक कोई और माध्यम हो गया, तो वहां पे फिर हम वायु टिक करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वायु निर्वात दोनों है, तो यहाँ पे बच्चा हम निर्वात को ही टिक करेंगे। मतलब प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में ही क्या होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है। बट ध्यान रखना जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे लिखा भी होगा कि वायु या निर्वात में, तो जब भी हम लोग वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को लेंगे तो हम इतनी ही वायु में भी चाल इतनी ही लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 है, बहुत ही आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे, आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। वाह, ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। वहां पे आपसे पूछा था कि चंद्रमा के तल से आकाश को देखेंगे तो आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, आपसे पूछा था। तो हमने वहां पे इस क्वेश्चन का भी जिक्र किया था, जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे क्या पूछा कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब अंतरिक्ष यात्री हमारे स्पेस में जाते हैं तो वहां स्पेस में क्या है, हमारा वायुमंडल नहीं है, क्या नहीं है, चंद्रमा के तल से जब ऊपर पहुंचते तो वहां पे हमारा वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो वहां पे सब आपको काला ही काला नजर आता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला है, क्या बिल्कुल राइट आंसर कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जान गए होंगे और आगे से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर यही लिखेंगे। आप अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी
जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और यहाँ पे बात की जा रही है बच्चा उत्तल दर्पण की। किसकी बात की जा रही है? उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। और उसने कह रखा कि इसकी बच्चा जो है वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर से। ये कितनी आपकी? ये आपकी है 32 सेंटीमीटर। कितनी है? ये आपकी है 32 सेंटीमीटर बच्चा। और बताना क्या है? इसकी फोकस दूरी। क्या बताना है? फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एफ से और आपको ये बताना है। बच्चा पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया था आपको कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो हमने बताया था कि आपका संबंध ये होता है R इक्वल टू 2F। क्या होता है? मतलब आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो यहां से अगर हम लोग फोकस दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा? आपका दो फोकस दूरी के गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी हमें निकालनी है तो वक्रता त्रिज्या को 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 32/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की होगी वो कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला ही है 16 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपसे क्या पूछा? पूछा लघुपथित परिपथ। ध्यान देना, इस देखिए ये हमारा होता है, इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये हमारा कब होता है। जैसे क्या है, तुम लोगों ने देखा होगा जैसे कभी कभी क्या होता है, जो हमारे जो तार होते हैं इनके ऊपर एक प्लास्टिक का वैद्युत रोधी, इनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी रहती है। जो भी आपके तार हैं, जो भी आपके लाइट वाले तार होते हैं, जैसे जिनसे आप बल्ब जलाते हो या फिर पंखा चलाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनके ऊपर वैद्युत रोधी प्लास्टिक चढ़ी होती है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है प्लास्टिक मान लो खराब हो गई तो वहां से निकल गई, तो मतलब जो तार होते हैं आपके दोनों तार, तो आपके जो तार होते हैं कभी मान लो टच हो गए, तो आपके जो तार होते हैं मान लीजिए कभी आपके टच हो गए, तो टच होने से क्या है, तुम लोग बोलते हो स्पार्किंग। क्या बोलते हो? स्पार्किंग। तो टच होने से क्या होता है, वहां पे आपका जो प्रतिरोध होता है, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो बच्चा देखेगा जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध होता है ये हमारा क्या होता है, इसे हम लोग R से लिखते हैं। तो ये हमारा जानते हैं क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। इसे हम लोग लगभग नगण्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लगभग नगण्य। ध्यान रखना, देखिएगा जब कभी आपका लघुपथित होता है परिपथ या फिर शॉर्ट सर्किटिंग जिसे बोलते हैं, ये कब होता है? जो आपके दो तार होते हैं उनके ऊपर जो वैद्युत रोधी प्लास्टिक चढ़ी होती है, कभी मान लो वो निकल गई, ठीक बाय, या कट गई, वहां से आपके मतलब कट गए, तो वो आपके जब तार टच हो जाते हैं तो टच होने से क्या होते हैं, आप लोग कहते हैं स्पार्किंग हुई। ठीक, तो जैसे वो टच होंगे तो आपके जो सर्किट है, परिपथ है, उसमें जो वैद्युत प्रतिरोध है बहुत ही कम हो जाएगा। लगभग ये बोल दें कि लगभग नगण्य हो जाएगा। जब ये आपका बहुत ही कम हो जाएगा तो वहां पे आपकी जो वैद्युत धारा है, क्या है? वैद्युत धारा, जिसे हम लोग लिखते हैं I से। किसे लिखते हैं? I से। ये क्या होगी? बहुत ही अधिक। क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? ये आगे हो जाएगी बहुत अधिक। क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो आपके तार गर्म हो जाएंगे और गर्म होके पिघल जाएंगे, जिससे हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं और आग भी लग सकती है। समझ गए? तो अब आप लोग समझ गए कि लघुपथित क्या होता है। तो जब भी आपका लघुपथित परिपथ होगा तो वहां पे वैद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले प्रतिरोध की बात, तो क्या होगा? इसका मान बहुत ही कम हो जाएगा। जब इसका मान बहुत ही कम होगा
तो विद्युत धारा हमारी बहुत ही अधिक हो जाएगी, मतलब इसका मान अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मान अधिकतम हो जाएगा, जिससे तार हमारा गर्म हो जाएगा, सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाएगा और पिघल जाएगा और उससे आग भी लग सकती है। ठीक है, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। देखिएगा, तो आप लोग लघु पथित तो समझ गए कि ये हमारा होगा, तो विद्युत धारा का मान हमारा क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? अधिकतम। क्या है? अधिकतम। तो अब आप लोग इसे भूलोगे तो नहीं कि लघु पथित परिपथ जब होगा तो वहां पे विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? हमारा अधिकतम हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। यहाँ पे आपसे पूछा है प्रतिरोध का मात्रक। क्या पूछा आपसे? प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। तो फटाफट से बच्चों इसका नाम बताओ, क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध को देखिएगा हम लोग R से नोट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम बच्चा। क्या होता है? ओम। अच्छा, इसके मात्रक को अगर संकेतों में लिखते हैं, संकेत हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे ऐसे कर दिया, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखना है 5 ओम लिखना है, हम लोग क्या करेंगे? 5 बना देंगे और इस तरीके से ऐसे कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। कितना है? 5 ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? हमारा ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा कि इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा है आपसे कि वैद्युत मोटर, पूछा है आपसे कि वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ध्यान दीजिएगा। अब वैद्युत मोटर आपका होता क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं? चकिया चलाते हैं मोटर से। क्या चलाते हैं? जिस मोटर से चकिया चलाते हैं ना, आपका जो पंखे में मोटर होता है, किसमें होता है? आपका जो पंखे में मोटर होता है, बहुत से लोग चकिया चलाते हैं, चक्की से बोलते हैं, चक्की चलाते हैं। आजकल इसका सिंचाई, खेतों की सिंचाई के लिए इसका बहुत उपयोग होने लगा है। ठीक है, तो वही आपका जो मोटर है वैद्युत मोटर है। अच्छा, क्या है वो? चलता कैसे? उससे जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ना, तभी तो वो चलता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हमारी वैद्युत ऊर्जा। क्या है? वैद्युत ऊर्जा। अब वो वैद्युत ऊर्जा को एक यांत्रिक यंत्र की ऊर्जा में बदल रहा है। तो आपका जो वैद्युत मोटर है, ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बिल्कुल लास्ट वाला। क्या होगा? लास्ट वाला सही होगा कि वैद्युत ऊर्जा को किसमें? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। समझ गया? तो अच्छा, आप लोग समझेंगे कि वैद्युत मोटर आपका क्या है, जिससे हम लोग चक्की चलाते हैं या फिर सिंचाई के रूप में यूज करते हैं, या फिर आपका जो पंखे में होता है मोटर, वो क्या होता है? आपका वैद्युत मोटर, उसे बोलते हैं। अच्छा, आपका एक और होता था, दीजिएगा, आपका एक और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ध्यान दीजिएगा, धारा जनित्र। ठीक है, इंग्लिश में से लिखते हैं एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसे लिखते हैं आपका ये एसी जनरेटर। ध्यान दीजिएगा, तो इसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, तो आपका ये कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि शादी विवाह में, किसी पार्टी में, फंक्शन में आपका जो जनरेटर आता है ना, छोटे वाले भी होते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं, तो वही हमारे क्या होते हैं? एसी जनरेटर। क्या होते हैं? एसी जनरेटर। मतलब वही हमारी ये प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं। जनरेट मतलब होता है उत्पन्न करना। क्या होता है? उत्पन्न करना। तो वो जो जनरेटर हमारे शादी विवाह, किसी फंक्शन या पार्टी में आते हैं, तो हमारी विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर बोलते हैं। अच्छा, ध्यान देना, तो वो क्या करते हैं? तो वो वाले, अगर इसकी बात करते हैं, ध्यान देना, इसे डायनमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनमो भी बोलते हैं। ध्यान देना,
इसे बच्चा डायनमो भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा यंत्र या कभी कभी केवल धारा यंत्र लिख देता है। क्या लिखता है? केवल धारा यंत्र लिख देगा तो ठीक है, तो इसे बोलेंगे करंट जनरेटर। ठीक है, तो चाहे आपका लिखा हो प्रत्यावर्ती धारा यंत्र या फिर लिखा हो धारा यंत्र और फिर डायनमो तो लिखा ही होगा। ठीक है, जिसे डायनमो बोलते हैं। तो हमारा ये क्या करता है? अच्छा, ये यांत्रिक ऊर्जा उससे हम चलाते हैं ना, अब फिर ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई? ये इसे क्या करते हैं? हम लोग चलाते हैं, ठीक, तब ये क्या करता है? हमारी विद्युत को उत्पन्न करता है। तब क्या इसमें क्या होगा? तब आपका जो ये होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा, किसमें? ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? ये आपका क्या करता है? तब आपका ये प्रत्यावर्ती धारा यंत्र है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगर बात कर दे विद्युत मोटर की, तो आपका ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा लेता है और वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो डियर देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको एक क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन बता दिए। अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर ये होगा। अगर आपसे इस तरीके से पूछेगा इसका आंसर बच्चा क्या होगा कि ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो समझ गए ना आप लोग? अब चलो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों मजा आ रहा ना पढ़ने में? कोई बोर तो नहीं हो रहे यार? लगता नहीं कि आप लोग फिलहाल बोर हो रहे हैं। तो आपको बहुत ही मजेदार मस्त क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और ऐसे ही आपको हम सारी तैयारी करा देंगे, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा। आपको हर क्वेश्चन हर प्रॉब्लम आपको बहुत ही बारीकी से डिटेल में हम बता देंगे, ताकि फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन से क्या पूछा है। पूछा किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिएगा क्या बात उसने क्या कहा है, क्वेश्चन समझो जरा। उसने पूछा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, आपका गोली दर्पण का उसने नाम नहीं लिया और गोली लेंस किसी लेंस का नाम नहीं लिया। आपका लेंस वो उत्तल भी हो सकता है अवतल भी है, और दर्पण आपका अवतल भी हो सकता है उत्तल भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब उनमें से कौन है वो दोनों, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि इनकी फोकस दूरियां हैं -15 सेंटीमीटर। देखिएगा, तो हमें तो पहले से पता है कि आपका जो अवतल दर्पण होता है, क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, और आपका जो होता है अवतल लेंस, क्या होता है? अवतल लेंस। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है? इन्हीं दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो हमारी क्या होती है? क्या होती है बच्चा जरा बताना? इनकी फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लेते हैं। और यहाँ पे उसने जो दोनों की फोकस दूरियां दे रखी हैं, कह रखा कि -15 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही क्या होंगे? आपका जो दर्पण होगा वो भी अवतल होगा, लेंस होगा वो भी क्या होगा? अवतल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही अवतल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला है। आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल राइट आंसर, दोनों ही अवतल। क्या हो जाएगा? दोनों ही अवतल हो जाएगा। तो इसका हो गया राइट आंसर। तो बच्चा आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ठीक है, कहाँ रखें? क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ठीक है, उत्तल लेंस के सामने। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं बिंब की, कि बिंब हमारा क्या है बच्चों। देखिएगा, बिंब जो है तो वस्तु को ही बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, बिंब को ही वस्तु बोलते हैं, वस्तु को बिंब भी लिख देते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, तो हम आपको बता दें, हमने उत्तल लेंस से खींच लिया। ठीक है, उत्तल लेंस हमने ये बना लिया। ठीक है, इसका ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ध्यान दीजिएगा, सी से लिख लिया, इसका ये फोकस होगा। ठीक है, इसे लिख लिया एफ डैश से। अब फोकस दूरी दुगना जो होता है, मान लो फोकस दूरी दुगना हमारा
और जितनी ये देखो यहाँ से इस फोकस से और इसके प्रकाशिक केंद्र की जो दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, इसका दुगना क्या कहलाएगा 2f डैश लिख रहे हैं उसे, मान लो यहाँ पे है तो इसे बोलेंगे 2f डैश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वस्तु बच्चा, अगर कोई भी वस्तु हम उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी के दुगने पे रखें, कहाँ पे रखें, उसकी फोकस दूरी दुगने पे रखें, इसका इमेज जब ड्रा करेंगे ना तो ये तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी बच्चा। तो ये क्या होगी जानते हो, तो इसके फोकस से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, इसके फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, और एक जाएगी इसके सेंटर से, कहां जाएगी, इसके सेंटर से जाएगी। ठीक है, तो ये इधर कहीं इसकी इमेज बनेगी। ये इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी, ध्यान रखना। तो अगर आप वस्तु को, मतलब बिंब को या वस्तु को है एक ही बात है, अगर आप बिंब को, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे रखते हैं तो उसकी इमेज जो बनेगी, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे ही बनेगी। कहां पे बनेगी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे ही बनेगी। ठीक है, तो आपको वस्तु कहां रखनी होगी, तो आपको जो बिंब है उसे उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे रखना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड वाला होगा कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे हमें जो है बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो माय डियर, आज की क्लास में बस इतना ही। और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है और सभी बच्चों को इसका जवाब कमेंट में देना है और देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहेंगे और जल्द ही आपको हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।